क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर चल रहा था प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। पार्ट नंबर 9 हम स्टार्ट करें। यहाँ पर टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विचारधारा, कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनका कि उद्देश्य अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को बेचना है। अब सबकी बुक्स में इसके एग्जांपल्स दिए गए होंगे कि कौन कौन सी प्रकार की वस्तुएं जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के द्वारा बनी गई हैं, तो उनको हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम बुक में आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, फिर भी 2-4 एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज कोलगेट है, फॉरेंस है, क्लोजअप है। पेय पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली पेप्सी, कोका कोला वगैरह हैं। बाकी वस्तुओं के लिए जैसे बाटा, एम्बेसडर वगैरह हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भविष्य की हम बात करते हैं, फ्यूचर ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉरपोरेशंस। तो करीब करीब इस वक्त जो है वो 63,000 कंपनीज जो है मल्टीनेशनल काम कर रही हैं और 2,50,000 के आसपास उसकी सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी जो है वो काम कर रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं जो हमारा है जॉइंट वेंचर या संयुक्त उपक्रम। अब जॉइंट वेंचर या संयुक्त उपक्रम क्या होते हैं? जैसे नाम से ही क्लियर है, संयुक्त या जॉइंट का मतलब है जब दो कंपनियां मिल करके काम करती हैं। यदि कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस को चलाना है तो वहाँ पर उसको ऐसा हो सकता है कि पैसों की आवश्यकता जो है ज़्यादा पड़ती है, उसके पास स्रोत जो है वो कम है, पैसा जो है वो कम है। तो हम क्या करते हैं, जिस देश में हम व्यापार करना चाहते हैं उस देश के स्थानीय किसी व्यापारी के साथ समझौता कर लेते हैं, कि एग्रीमेंट कर लेते हैं, ताकि हम उसके प्रबंध कुशलता या कौशल, मैनेजमेंट स्किल का लाभ उठा सकें। हम उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसकी जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उसका भी लाभ हमें मिल जाता है, सामान का भी लाभ मिल जाता है, तकनीक जो है वो भी उसकी हम यूज़ कर सकते हैं और वो हमारी यूज़ कर सकता है। तो हमारे पास पूंजीगत वस्तुओं की कमी हो सकती है, साज सामान की कमी हो सकती है, तकनीक की कमी हो सकती है। इसी दो कंपनियां आपस में इकट्ठी होती हैं एक दूसरे की सहायता करने के लिए, तो इस प्रक्रिया को जॉइंट वेंचर या फिर संयुक्त उपक्रम कहा जाता है। तो संयुक्त उपक्रम जब स्थापित किए जाते हैं तब क्या कार्य किए जाते हैं? तो पहला है विदेशों में नए उपक्रम स्थापित करने हो तब इसका उपयोग किया जाता है। व्हेन द न्यू कॉरपोरेशंस हैव टू बी स्टार्टेड इन द फॉरेन कंट्रीज़। विदेशों में नई ऑर्गेनाइजेशंस, नई फैक्ट्रीज, नए ऑफिसेस खोलने हो तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा किसी स्थानीय कंपनी में निवेश करना हो। व्हेन द इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड इन द लोकल कंपनी। स्थानीय कंपनी मतलब उस देश में जो कंपनी है उसमें हम निवेश करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो भी इसका उपयोग हो सकता है। थर्ड है किसी विदेशी कंपनी में हित स्थापित करना हो जो पहले से स्थित हो। पहले से कोई कंपनी बनी हुई है और उसमें हम अपना हित मतलब पैसा लगाना चाहते हैं। व्हेन द कंपनी वांट्स टू एस्टेब्लिश हिज शेयर इन द फॉरेन कंपनी विच इज़ ऑलरेडी देयर। अगला है अपने देश में संयुक्त उपक्रम अगर स्थापित करने की आवश्यकता क्या है? जॉइंट वेंचर इन द होम कंट्री। अपने ही देश में हम किसी कंपनी के साथ मिलकर कार्य करें। तो पहला पॉइंट है उत्पादन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए, तो टेक द एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटी। उत्पादन की सुविधा, उनके पास मशीनें अच्छी हैं इसलिए हम उसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और उनकी उत्पादन की सुविधा का हम उपयोग करते हैं। बी पॉइंट है विक्रय जाल का लाभ उठाने के लिए, टू टेक द एडवांटेज ऑफ द सेल्स नेटवर्क। उस जो दूसरी कंपनी है उसका सेल्स नेटवर्क बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों के साथ उनके कांटेक्ट हैं, दुकानदारों के साथ कांटेक्ट हैं, पहले से लिंक बने हुए हैं, हम उसके साथ कांटेक्ट करते हैं और उसके उन लिंक्स का फ़ायदा हम भी उठा लेते हैं। सी पॉइंट है स्थानीय पूंजी का उपयोग कराने के लिए, टू मेक यूज़ ऑफ द लोकल कैपिटल। क्योंकि अब वहाँ पर जो कैपिटल उस व्यक्ति की लगी हुई है उसका उपयोग हम भी कर लेंगे, वो हमारे साथ मिलकर काम करेगा, वो हमारे साधनों का प्रयोग करेगा और हम उसके साधनों का प्रयोग करेंगे। डी पॉइंट है विदेशी पूंजी में निवेश पर कर का लाभ उठाने के लिए, टू टेक द बेनिफिट ऑफ टैक्स ऑन द फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। विदेशों में जो पूंजी निवेश का कर का लाभ, फॉरेन में सरकार की तरफ से कई बार कहा जाता है कि आप जो है यदि निर्यात करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको टैक्स में बेनिफिट दिया जाएगा। तो यदि दो मिलके कंपनियां जो हैं बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करती हैं, देश की आवश्यकता को पूरा करने के साथ विदेशों में भी सामान भेजती हैं, तो उससे टैक्स का एडवांटेज हम उठा पाते हैं। ई पॉइंट है स्थानीय अधिकारियों के प्रभाव व छूटों का लाभ उठाने के लिए, उस राज्य में जो अधिकारी हैं
उनके साथ में उस कंपनी के कुछ अच्छे संबंध होंगे और उस स्थानीय व्यापारी को वो राज्य के जो अधिकारी हैं कुछ छूट या डिस्काउंट भी देंगे, तो उसका लाभ हमें मिल जाता है। क्योंकि वो कंपनी जब अपने लेवल पर हमारे सामान को बेचेगी तो उसको भी लाभ होगा और वो लाभ हमें भी मिल जाएगा। टू टेक द एडवांटेज ऑफ द लोकल ऑफिसर्स इन्फ्लुएंसेस एंड द कंसेशंस। अगला पॉइंट है उपक्रम के जोखिम को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब दो कंपनियां मिलकर के कार्य करती हैं तो जोखिम रिस्क जो है आपस में हमारा बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी पूंजी निवेश में स्थानीय साथियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, कीपिंग इन माइंड द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिचुएशंस, एश्योरिंग द फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हैविंग द लोकल ट्रेड पार्टिसिपेशन। आर्थिक और राजनीतिक जैसी भी परिस्थितियाँ हमारी, आर्थिक मतलब धन से संबंधित, राजनीतिक पॉलिटिकल आप लोग जानते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए विदेशी पूंजी निवेश, फॉरेन में पैसा लगाने के लिए स्थानीय सहयोगियों की हिस्सेदारी, कि किसी और कंपनी के साथ हम मिलते हैं और मिल करके फॉरेन में पैसा लगाते हैं तो उसकी कॉपरेशन से हम यहाँ पर कार्य करते हैं। अगला है संयुक्त उपक्रम अपने देश के बाहर स्थापित करना यदि हो, व्हेन द जॉइंट वेंचर इज टू बी एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड द कंट्री, तब क्या होगा। पहला है विदेशी उत्पादन एवं सेवा क्रियाओं का विस्तार करना, एक्सपेंशन द फॉरेन प्रोडक्शन एंड द सर्विसेज एक्टिविटीज़। विदेशी उत्पादन, विदेशों में जाकर यदि हम उत्पादन करते हैं, वहाँ पर सेवाएं देना चाहते हैं तो वहाँ की कंपनी के साथ यदि हम संबंध स्थापित करते हैं तो उसका लाभ हम उठा पाते हैं। सेकंड है कच्चे माल की आपूर्ति में विस्तार करना, एक्सटेंडिंग द रॉ मटेरियल सप्लाई। कच्चे माल की आपूर्ति, क्योंकि हम बनाते सामान एक जगह पे हैं, बेचते संसार में सभी जगह, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें लगता है कि उस देश में कच्चा माल हमको सस्ता मिल रहा है, हमारा ऑफिस वहाँ पर है, तो वहाँ से हम खरीदेंगे और अपने यहाँ पर ला करके सामान उससे बनाते हैं। सी पॉइंट है देश के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, स्पीडिंग ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश का आर्थिक विकास इसके द्वारा होता है। विदेशों कंपनी के साथ मिलकर के जब हम अपने व्यापार को बढ़ाते हैं तो उसका कुछ लाभ जो है हमारे देश के व्यापारियों को भी, सरकार को भी मिलता है, जिस पैसे को हम देश के विकास में खर्च कर सकते हैं, सरकार भी खर्च कर सकती है। डी पॉइंट है देशी एवं विदेशी साझेदारों के हितों में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेटिंग इंटरेस्ट ऑफ द लोकल एंड द फॉरेन पार्टनर्स। देशी व्यापारी हमारे जो हैं साझेदार हैं, साझेदार मतलब हमारे काम में मदद करने वाली कंपनियां, और विदेशी कंपनियां जो हैं उनके हितों में समन्वय करना है। हमारी कंपनी और विदेशी कंपनी, उनके हित समान हो जाते हैं जब हम मिलजुल के कार्य करते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो टॉपिक आएगा वो है संयुक्त उपक्रम के उद्देश्य एवं लाभ क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव और द बेनिफिट्स ऑफ द जॉइंट वेंचर। इससे लाभ क्या होते हैं जॉइंट वेंचर के और इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों ये किया जाता है। पहला, विदेशी बाजार में आसान प्रवेश, ईजी एंट्री इन द ओवरसीज मार्केट। जिन कंपनियों के पास पूंजी कम है या फिर मानव शक्ति, श्रमिकों की कमी है, इस विधि से हम लाभ उठाकर आसानी से विदेशी बाज़ार में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि विदेशी बाज़ार में जब किसी और कंपनी के साथ हम समझौता करेंगे तो उस कंपनी की अपनी पूंजी है, अपने श्रमिक हैं, वो उन्हीं का उपयोग कर लेगी, हमारे को अपने श्रमिक और पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड है जोखिम में कमी, रिडक्शन इन द वर्क। विदेशी बाज़ार की हमें जानकारी नहीं होती कि वहाँ पर किस प्रकार से व्यापार होता है, तो वहाँ पर हमारे लिए जोखिम ज़्यादा है। जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते उसमें जोखिम ज़्यादा है। तो इस जोखिम को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी देश के किसी कंपनी से समझौता कर लेते हैं, तो वो तो अपने राज्य के या अपने देश के सभी नियमों से परिचित होती है, वहाँ पर उसके लिए जोखिम कम होता है, तो हम अपना जोखिम भी इसके द्वारा घटा सकते हैं। स्थानीय साझेदार को अपने बाज़ार की विस्तृत जानकारी होती है, उस देश के जो भी नागरिक है उसको अपने बाज़ार के बारे में डिटेल जानकारी होती है, कौन सा व्यापारी सामान खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता, कौन पैसा दे देता है, कौन नहीं देता है इत्यादि। तो विदेशी सरकार की नीतियाँ जो होती हैं वो भी विदेशी कंपनियों के लिए अच्छी नहीं होती, हमारे लिए वो अच्छी नहीं हो सकती, अपने देश के नागरिकों के लिए अच्छी होंगी। तो क्योंकि वो हमारा फेवर नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, उस देश के नागरिक को, उस देश के व्यापारी को ही बोलते हैं भाई आप अपने बेस पर इस काम को करो, ठीक है। तो उसकी सरकार तो उसका फेवर करेगी, तो उसका लाभ हमारे को हो जाता है। थर्ड है नई तकनीक का लाभ, एक्सेस टू द न्यू टेक्नोलॉजी। इसे नई तकनीक का लाभ भी हम प्राप्त कर पाते हैं। उन्नत तकनीक से श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्योंकि नई तकनीक जिस कंपनी के साथ हम समझौता कर रहे हैं उसके पास तो तकनीक जो है वो हो सकता है अच्छी हो, तो उसका भी लाभ हमारे को मिल जाता है। तो अब हम नई तकनीक प्राप्त करके ज़्यादा गुण वाली, क्वालिटी वाली वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और अपने समय, ऊर्जा, निवेश
कि इससे हमारी बचत, हमारा समय भी बच जाता है, ऊर्जा एनर्जी भी हमारी बच जाती है और निवेश पैसे की भी बचत हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है नवीनता या फिर इनोवेशंस। संयुक्त उपक्रम से बाजार की नई रचनात्मक वस्तुएं हमारी आ पाती हैं। हम भी वस्तुएं बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं, मिलजुल के हम कोई नई वस्तु बना रहे हैं, तो इससे नई वस्तुओं का जो है प्रवेश बाज़ार में आसानी से हो पाता है। पूंजी ज़्यादा हो जाती है, मिलके हम रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। पाँचों पॉइंट है संयुक्त स्वामित्व या जॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप। ये निधि कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र में दोनों में यह सह स्वामित्व से उत्पन्न होता है। जॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप में क्या हुआ, निजी कंपनी भी आ गई, सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक कॉरपोरेशन की जो कमी है वो भी यहाँ पर कंपनियाँ जो हैं वो भी यहाँ पर आती हैं और मिल करके इस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इससे जो भी लाभ होगा उसमें भी दोनों को लाभ होगा। अगर कोई हानि होती है तो उसमें भी दोनों कंपनियां हानि को सहन करती हैं। ऐसे में अकेले ही सारी हानि को हमारे को सहन नहीं करना पड़ता, दोनों कंपनियां मिलकर काम करेंगी। छठा पॉइंट है लागत में कमी आती है, रिडक्शन इन द कॉस्ट। क्योंकि जब हमने कहा कि दो कंपनियां मिल के काम कर रही हैं तो वो जो सामान बेचेंगी उसका भी उत्पादन हम कर रहे हैं, हम जो सामान बेचेंगे उसका भी उत्पादन हम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि उत्पादन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है, विदेशों में भी सामान बिक रहा है। तो बड़े पैमाने पर जब भी उत्पादन किया जाता है तो उससे हमारे को लाभ होता है, डिस्काउंट इत्यादि का, जिसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल इकोनॉमीज। सेकंड पॉइंट हमारा है प्रतियोगी ताकत या फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो कंपनियां मिलकर जब कार्य करती हैं तो प्रतियोगिता करने की, कंपटीशन करने की ताकत हमारी बढ़ जाती है। बहुत अच्छे तरीके से बाकी कंपनियों के साथ प्रतियोगिता हम लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त उपक्रम के प्रकार या टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा इसमें लाइसेंसिंग। स्थानीय फर्म जो होती है, स्थानीय फर्म मतलब हमारे देश की फर्म हो सकती है, विदेशी फर्म को अपना ट्रेडमार्क यूज़ करने का अधिकार देते थे। ट्रेडमार्क आप ये समझे एक निशान होता है हमारा, हमारी वस्तु का जो एक विशेष कंपनी का जो निशान है वो यूज़ करने का अधिकार देते हैं। हम अपनी तकनीक या टेक्निक का अधिकार यूज़ करने का देते हैं। शुल्क या रॉयल्टी के बदले में हम उनको ये अधिकार देते हैं। फ़ीस हम लेते हैं उनसे, रॉयल्टी लेते हैं, उसके बदले में हम अनुमति देते हैं कि आप हमारा ये तकनीक का यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडमार्क का आप यूज़ कर सकते हो। तो उत्पादन जो होता है, प्रबंध, मार्केटिंग इत्यादि की जिम्मेवारी भी वो कंपनी ले लेती है लाइसेंसिंग के अंतर्गत। सेकंड है सहायता प्रदान करने या सब्सिडरीज। ये फर्में उत्पादक के प्रबंध, जो उत्पादक है उसकी मैनेजमेंट की जिम्मेवारी, मार्केटिंग की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं कि आपके द्वारा बनाई गई सारी वस्तुओं को हम बेचने की जिम्मेवारी लेते हैं। फ्रेंचाइजिंग थर्ड पॉइंट है, इसमें फ़र्म के द्वारा दूसरी फर्म को लाइसेंस दे दिया जाता है कि निश्चित तरीके से आप व्यापार को कर सकते हैं, इसे फ्रेंचाइजी कहा जाता है। अगला हमारा टॉपिक है अब जो है सार्वजनिक या निजी साझेदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको PPP बोलते हैं। अभी 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 भी क्या क्या चीज़ है, ये सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। पार्टनरशिप किस में है, सार्वजनिक और निजी, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच का एक समझौता होता है जो मिल करके सेवाएं प्रदान करने की बात करते हैं, मिल करके हम कार्य करेंगे। वित्तीय मतलब पैसे के मामले में, तकनीकी, परिचालन, ऑपरेटिंग जोखिमों को ये वहन करते हैं। ठीक है, तो मिल करके ये वित्तीय संकट को उसका मुकाबला करेंगे, तकनीकी सुधार करने की कोशिश करेंगे, ऑपरेटिंग का कार्य करेंगे और जोखिमों को भी मिल करके सहन करते हैं। ये फाइनेंसिंग, डिज़ाइनिंग और आधारभूत सुविधाएं, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के बारे में ये समझौता इनके बीच में हो सकता है। फाइनेंसिंग मतलब पैसे के बारे में, डिज़ाइनिंग कोई चीज़ डिज़ाइन करना, और साथ में आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो होती हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, उनके बारे में ये समझौता हो सकता है। वर्तमान में सरकार निम्न कार्यों के लिए इसका प्रयोग कर रही है अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। एक तो सड़क के लिए, सड़क निर्माण के लिए, रेलवे के लिए, टोल के लिए, पुल इत्यादि के लिए, रोड, रेलवेज, टोल्स एंड ब्रिज एक्सेट्रा। सेकंड जो इसमें आएगा वो एजुकेशन के लिए सरकार यूज़ कर रही है, जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज़ के लिए। थर्ड जो इसका यूज़ है वो है जल या वाटर से संबंधित, और उसका कलेक्शन, एकत्रीकरण आ जाएगा, पैसा इकट्ठा करना है, उसकी सफाई, प्योरीफिकेशन करना, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब सप्लाई करना लोगों के घरों तक या फैक्ट्रीज तक। या फिर अगला जो है वो रद्दी, हमारा जो माल होता है उसको कैसे इकट्ठा करना है, मतलब वेस्ट कैसे इकट्ठा करना है, उसका यूज़ कैसे हम करना है या डिस्पोज कैसे करना है। तो वेस्ट मैनेजमेंट हमारा इसमें आ जाएगा। जो वेस्ट हमारा पेटे उसको मैनेज करना होता है, उसका इंतज़ाम करना कि उसको कैसे ख़त्म किया जाए। ठीक है,
उसके बाद में इसको इकट्ठा करना जगह जगह से और उसका यूज़ करना, अगर यूज़ कर सकते हैं और यूज़ नहीं कर सकते तो उसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए। अब इसकी विशेषताओं पर आते हैं। सार्वजनिक निजी साझेदारी की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ पीपीपीज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। इसमें पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा, इसका संबंध जो है, इसका संबंध उच्च प्राथमिकता वाली सरकार द्वारा नियमित परियोजनाओं में भागीदारी होता है। इट्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टॉप प्रायोरिटी। उच्च प्राथमिकता, सरकार जिसको टॉप प्रायोरिटी पर सबसे पहले जिस काम को करना चाहती है, उन प्रोजेक्ट परियोजनाएं, मतलब उस कार्य के लिए नियोजित, मतलब प्लान, सरकार ने जो प्लान किया है सबसे पहले ये काम करना है, ठीक है, उसमें भागीदारी करने के लिए, उसमें पार्टिसिपेशन किसी की लेकर के सरकार उस काम को कंप्लीट करना चाहती है। सेकंड, इसका उद्देश्य उच्च किस्म की सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कौशल, अनुभव, विशेषता का उपयोग करना है। इट्स ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ द क्वालिटी by the combined efforts of the public and private sectors, skill, experience and expertise। कहने का मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है, उसने बोला कि हम उच्च किस्म की सेवाएं लोगों को प्रदान करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, सार्वजनिक कंपनी भी अपना साधन लगाएगी, निजी प्राइवेट कंपनी भी अपना साधन लगाएगी, और कुशलतापूर्वक, एक्सपर्टीज़ के साथ, कौशल, एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ और विशेषज्ञ, हम जो है एक्सपीरियंस इसके साथ, स्पेशलाइजेशन के साथ में हम लोगों की हेल्प करेंगे। अगला पॉइंट है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तीसरा पॉइंट है, इसका उपयोग प्रायः उन सरकारी परियोजनाओं में किया जाता है। परियोजनाएं होते हैं कार्य, प्रोजेक्ट्स, सरकार के उन प्रोजेक्ट्स में यह होता है जिनका उद्देश्य सार्वजनिक होता है, पब्लिक के यूज़ के लिए। इट्स यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हुज ऑब्जेक्ट इज़ द पब्लिक वेलफेयर। चौथा पॉइंट हमारा है, सरकार की उसकी बजटीय समस्या उधार लेने की सीमाओं से मुक्ति दिलाती है। It relieves the government from the limitations of the government regarding the budgetary problem and the limitations of taking loan। ये सरकार को उसकी बजटीय समस्या, बजट की समस्या, हमने कहा कि सरकार के पास बजट होता है, इतना ही खर्चा करना है, तो समस्या जो है हो जाती है अगर खर्चा उससे ज़्यादा हो जाए, या उधार लेने की सीमाएं होती हैं हमारी। तो जब प्राइवेट सेक्टर भी साथ में आ गया तो हम मिल करके उन सारी समस्याओं को आसानी से हल कर लेते हैं। अगला है पीपीपीज, जो है जोखिम को सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में विभाजित कर देते हैं। डिवाइड्स द रिस्क बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। अब जो रिस्क होगा, नुकसान होने की जो संभावना है, वो दोनों मिल करके सहन करेंगे, पब्लिक सेक्टर वाले भी और प्राइवेट सेक्टर वाले भी। अगला हमारा 6 पॉइंट है, पीपीपी सरकारी सेवाओं की किस्म तथा लागत के लिए उत्तरदायी रहती है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड द कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज। ये जिम्मेवार होती है किस चीज़ की, कि सरकार की सेवाएं जो हैं वो अच्छी किस्म की होंगी और लागत भी उनकी कम होगी, कम कीमत पर अच्छी सुविधाएं देने में ये मदद करती है। अगला है, ये परियोजनाएं कार्य में तेज़ी लाने के लिए कम से कम समय उनको पूरा करने में सहायक होती हैं। पीपीपीज आर हेल्पफुल इन स्पीडिंग अप एंड कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन लीस्ट पॉसिबल टाइम। हम लोगों ने कमी पड़ी थी पब्लिक सेक्टर या सरकारी सेक्टर की, कि वहाँ पर कार्य की गति, स्पीड जो होती है बहुत धीमी होती है, कम होती है। प्राइवेट सेक्टर वाले जो होते हैं अपने काम को बहुत तेज़ गति से पूरा करते हैं। तो वही इस चीज़ में जब दोनों सेक्टर इकट्ठे हो गए तब क्या होगा कि सरकार अब अपनी जितनी भी परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको तेज़ गति से कर पाती है पूरा, क्योंकि अब हम प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनी की मदद ले रहे हैं जो हमारे को काम को जल्दी ख़त्म करने में मदद करेगी। 8वां पॉइंट हमारा है, पीपीपी परियोजनाओं में सरकार पूरे जीवन काल में उनकी सक्रिय रूप से जुड़ी रहती है। गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली इंडल्ज इन द प्रोजेक्ट्स फॉर देयर फुल लाइफ टाइम। इन परियोजनाओं में जब तक ये कार्य पूरा नहीं हो जाता है, जब तक ये प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तब तक सरकार जो होती है लगातार इससे जुड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया तो उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो गया।